हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीषा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके साथ ही झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। तो इसके बेसिक जो तीन जो चीज हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, यानी कि न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो कौन कौन से किंगडम में पाई जाती है, यानी कौन कौन से जीवों में पाई जाती है। तो सबसे पहले जो एक किंगडम आता है आपका प्रोटिस्टा, इस किंगडम के जीवों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। एक आती है फंजाई, यानी कि ये फंजाई किंगडम आता है जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। उसके अलावा प्लांटी यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल। और जितने भी एनिमल होते हैं यानी एनिमलिया जो किंगडम है उसके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल नहीं मिलती है, तो ये जो एक्सेप्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक्सेप्शन कौन कौन से हैं जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल नहीं पाई जाती है। तो एक तो होता है माइकोप्लाज्मा, एक है प्रियॉन्स, एक है वायरस और एक है वायरोइड्स। तो इनके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है वो नहीं पाई जाती। अब एक चीज और बता देती हूँ कि ये जो वायरस वायरोइड्स जो हैं वो क्या है, सेल थ्योरी के भी क्या है, एक्सेप्शन है। कैसे ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कैसे है, क्योंकि आपको पता है जितने भी वायरस है, जितने भी वायरोइड्स है, इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। तो अगर सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही नहीं होगी तो फिर सेल थ्योरी किस बात की है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो यूकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर क्या क्या कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है उसमें दो चीजें दिखाई देगी। एक तो दिखाई देगी सेल वॉल और सेकंड दिखाई देगी सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जैसे हम यूकैरियोटिक सेल के आउटर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पे दो स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऊपर वाली को बोलेंगे सेल वॉल और जो नीचे वाली होगी उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या होती है और ये किन किन में पाई जाती है। अब सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। अब जरूरी नहीं है कि हर जीव के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो। तो हमें पता है कि जो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ और भी जीव होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ और भी जीव होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो वो देखते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट किन किन में होती है। डायटम्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में, प्लांट्स में, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल एब्सेंट किसमें होती है, माइकोप्लाज्मा में, यूग्रिनोइड्स में, स्लाइम मोल्ड्स में, प्रोटोजोआ में, एनिमल में, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जो सेल वॉल होती है वो सभी जीवों के अंदर समान पदार्थों से मिलकर बनी हो। कुछ जीवों में अलग घटक होते हैं और कुछ जीवों में अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि हम देखें कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। और जैसे फंजाई है, फंजाई में सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। जैसे प्लांट्स, जो ये तो आपको पता ही है कि सेलुलोज और पेक्टिन से सेल वॉल इनकी बनी होती है। अब एक चीज और बता देती हूँ, जो यूग्लिनोइड्स है इसके अंदर आपको पता चल गया सेल वॉल तो एब्सेंट होती है। तो इसके अंदर जो आउटर कवरेज है, जो आउटर लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेलिकल। और पेलिकल क्या होता है, एक प्रोटीन का आवरण होता है।
तो अब हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। अब एक और इनर स्ट्रक्चर आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किन किन में पाई जाती है और इसकी जो रासायनिक संरचना होती है वो कैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से जीवों में पाई जाती है, तो ये यूकेरियोटिक जीवों में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक यानी दोनों में पाई जाती है। अब पढ़ेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो सेल मेम्ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। अब ये देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से रासायनिक घटकों से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले होता है लिपिड, उसके बाद सेकंड प्रोटीन, फिर थोड़ा सा परसेंटेज में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से घटक होते हैं, लिपिड से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कब दिया था, 1972 के अंदर दिया था। उन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और इसके लिए उन्होंने कौन सी सेल को चूज किया था, आरबीसी को। आरबीसी जो है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन तो पाया जाता है 52% और लिपिड पाया जाता है 40%। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने आरबीसी सेल को ही क्यों चूज किया था, क्योंकि जो मेच्योर आरबीसी है उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग पाया जाता है। तो फिर पाया क्या जाएगा, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसकी स्टडी आसानी से की जा सकती है। तो अब हम ये देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वसा है इसकी बाइलेयर है यानी कि द्विपरत है। इसमें हम देखते हैं कि जो वसा की जो बाहरी परत है उसमें उसको क्या बोलेंगे, पोलर हेड बोलेंगे। और जो इंटरनल जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो स्ट्रक्चर किसकी जैसी है, टेल के समान है, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। अब इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। लिपिड तो हमने देख लिया द्विपरत के रूप में होती है। प्रोटीन जो होती है वो ये है, ये यहाँ पर भी प्रोटीन है और यहाँ पर भी। अब आप देख रहे हो कि थोड़ी सी तो प्रोटीन सतह के ऊपर प्रेजेंट है और थोड़ी सी जो प्रोटीन है वो बीच में धसी हुई है। तो मतलब जो प्रोटीन है वो एकदम ऐसे सतत रूप से नहीं पाई जाती। इसमें जो प्रोटीन जो बाहर की ओर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं परिधीय प्रोटीन यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बीच में धसी हुई प्रोटीन है उसको बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन। और अब इसके अलावा देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक रिबन, ये जैसे रिबन जैसी दिख रही है ना आपको, तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल के बाहर की ओर पाई जाती है, रिबन टाइप की पाई जाती है, जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। एक चीज और बता देती हूँ कि यहाँ पे पोलर हेड और नॉन पोलर हेड का क्या मतलब होता है। पोलर हेड का मतलब होता है जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है यानी कि हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर हेड का मतलब होता है जो पार्ट जल में घुलनशील नहीं होता है, वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिपिड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कौन कौन सी होती है, एक तो फोस्फोलिपिड होती है और एक फोस्फोग्लिसराइड होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक यूनिक फीचर है सिलेक्टिव परमिएबल यानी कि चयनात्मक पारगम्य। इसका क्या मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्ट करती है पदार्थों को कि किन पदार्थों को सेल के अंदर जाने देना है और किन पदार्थों को नहीं। इसका सिलेक्शन कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसका यूनिक फीचर है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अब जो यूकेरियोटिक सेल है उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया यानी कि सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। अब यूकेरियोटिक सेल के अंदर जाते हैं तो हमें दिखते हैं ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग। तो जो कोशिकांग है वो जो यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, दूसरा है सिंगल मेम्ब्रेन और तीसरा है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स यानी कि द्विझिल्ली कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो द्विझिल्ली में कौन कौन से जो कोशिकांग आएंगे, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, और एकल झिल्ली वाले में ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। और झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से होंगे, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। ये जो 3 है वो झिल्ली रहित कोशिकांग होंगे।
तो जो सेंट्रोसोम है वो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। और मतलब सेंट्रोसोम तो मेनली जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि जो सेंट्रोसोम है इसका जो मुख्य जो काम है वो एनिमल के अंदर सेल डिवीजन में होगा, जो हम आगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब देखेंगे। जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, उसमें मेनली क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो जो एनिमल सेल मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में तो एब्सेंट होती है और जो प्लांट सेल होती है उसमें प्रेजेंट होती है। तो फिर एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होगी, सेल मेम्ब्रेन की, और प्लांट सेल में सेल वॉल की। अब सेकंड है शेप के बारे में। तो एनिमल सेल की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है यानी कि अनियमित होती है और मोस्टली राउंड शेप की होती है। और जो प्लांट सेल है इसमें जो शेप होती है, प्लांट सेल की शेप होती है वो स्क्वायर होती है या रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है। अब एक चीज इससे ये चीज भी क्लियर होती है कि जो प्लांट सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो एक तरीके से प्लांट सेल के स्ट्रक्चर या शेप का भी क्या करती है, निर्धारण करती है। अब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कोशिका है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एक चीज और बता देती हूँ, जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस है वो किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में यानी कि प्लास्टिड में होता है, जिससे प्लांट सेल जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस है। आई होप कि आज का जो सारा टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।